मुझे ससुराल में आए हुए 4 दिन हो गए थे और मुझे अपने शोहर की रूटीन का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वो रोजाना रात को दूध पीना पसंद करते थे। पर मैं छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं सर पे सवार कर लिया करती थी और घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3 दिन से मेरे शोहर मुझे उस बात की याददाश्त करवा रहे थे कि रोजाना रात को याद से दूध का गिलास कमरे में ले आया करो। मुझे दूध पीने की आदत है। अब फिर मैं उनकी उस बात को भूल गई थी और जब वो कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे गुस्से से ये बात पूछी थी और मैं एकदम हड़बड़ा गई और फौरन अपनी जगह से उठी। और जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो ये देखकर सहम गई क्योंकि मेरे सास ससुर के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। मेरी सास बार बार ये एक ही बात कही जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ताकतवर हो मगर मैं कमजोर हूँ। तब मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी कि उसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, बेदर्द आ जाओ मेरे पास। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेट गई तो मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो देखने में हड्डी के ढांचा जैसे हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर ताकतवर थे कि उन्होंने उस उम्र में भी सास की चीखें निकलवा दी थी। मैं भी ऐसा ही शोहर चाहती थी मगर मेरा शोहर तो बहुत जल्द थक जाता था। मैं उसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास रोज की तरह घर के कामकाज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल नॉर्मल था। लग नहीं रहा था कि वो पूरी रात ये सब कर रहे थे। दिन में जब मेरे ससुर भी घर पर आ गए तो फौरन ही उन्होंने मेरी सास को भी अपने कमरे में बुलवाया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी सास को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि रात वाला मंजर फिर से मेरी सास उसी बात की तकरार किए जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, बस करो और रहम करो मुझ पर, इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, ये सब कुछ मैं सह नहीं सकती। और मैं हैरान परेशान वहां से वापस आ रही थी और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई तो दोबारा से यही आवाजें गूंज रही थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ना जाने ऐसी कौन सी चीज वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और उन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा था। मैं अब दिल ही दिल में ये जानना चाहती थी कि मेरी सासू ने क्या देती होगी। 15 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल था मगर उन्होंने दोनों हाथ अपने कदमों पर रखे हुए थे और कांपते हुए कह रही थी कि ये कमर का दर्द ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी परेशानी से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी सास आखिर मेरे ससुर को क्या देती है जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है, मगर उन पर नजर रखने के बावजूद भी मैं उस चीज तक नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उन्हीं की तरफ होता था। मेरे शोहर अपने बाप से बहुत अलग थे, बहुत जल्द थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी और अपने शोहर के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता था कि वो भी तो थे जो इस बुढ़ापे में भी अपनी जिंदगी में किस तरह से लुत्फ ले रहे थे। अदनान उस रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे मगर मेरे जज्बात पूरी तरह से मचल रहे थे। मैं सोच रही थी कि काश मेरे शोहर भी मेरे ससुर की तरह होते तो आज मैं जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तभी मेरे जहन में मेरी सास की आवाजें गूंजने लगी जो वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी कर दो, आप छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। और ये बात याद आते ही मेरे वजूद में लहर की एक दौड़ लग जाती थी। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया क्यों ना मैं उनके कमरे में जाकर देखूं कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान तक पहुंची होती है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वो चीज उन्होंने अपने कमरे में छुपा रखी है और मैं वो चीज देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे के बाहर आ गई थी। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, उसका मतलब कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की से उनकी फिर से आवाजें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर को कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे, जानते भी हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा। मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की मगर खिड़की से भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आवाजें बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं बुझे दिल से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई तो मेरे शोहर अजीब से अंदाज में बोले कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम पलट कर देखा। अदनान अपनी जगह से उठकर बैठ गए और मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए बोले कि तुम क्या समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी। उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मेरे शोहर ने मुझसे पूछा, सच सच बताओ कहाँ पर गई थी। मेरे शोहर की ये अल्फाज सुनकर मैं एकदम हड़बड़ा गई और कहने लगी मेरी तबीयत खराब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर सहन में गई थी और उसमें क्या बुराई है। मैं कांपते लहजे में बोली तो एक पल को अदनान चुप हो गए, फिर थोड़ी नरमी से बोले कि तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर सहन में जाने को। अगर आइंदा तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करना और अकेले कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरे दिल में कैसा तूफान मचल रहा था। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी मगर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी और ना जाने कब मैं नींद की आगोश में चली गई, पता ही नहीं चला। मैं अब दिन रात उनकी यही आवाजें सुनती थी जो मेरे अंदर आग पैदा करती थी और मैं सोचती थी कि आखिर देखूं तो सही कि वो ऐसा क्या कर रही हैं। एक दिन मेरे शोहर ने बताया कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हैं और अब वो घर वापस 2 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे ये
ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं उस ख्याल पर अमल करूं, तो मैं उस बारे में जान सकती हूँ कि उन दोनों के कमरे में आखिर क्या हो रहा है। मेरे सास ससुर शाम को खाने के बाद लाउंज में ठहरा करते थे और एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। मैं उनको देखकर हैरान रहती थी कि इस उम्र में भी इतना वक्त साथ गुजारने के बाद भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी और छोटी छोटी बातें वो एक दूसरे से करते थे। लेकिन मेरी जिंदगी इन दोनों से काफी अलग थी। ये लोग इस उम्र में पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे थे। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म किए तो फिर अपनी सास के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से मैं उन दोनों को देख सकती थी, मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर रात में वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर उन दोनों को देखने की जस्तजू में मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी। फिर मेरा इंतजार खत्म हुआ और फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा। मेरा नाम राइमा है। मेरे घर में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे माँ बाप भाई से ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मेरी हर फरमाइश और जिद को पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और जिद्दी थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरी आयशा नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी। आयशा बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि वो अच्छी शख्सियत की मालिक है। और जब वो मेरे हुस्न की खूबसूरती की तारीफ करती थी तो ये देखकर मैं खुशी से झूम जाती थी। कॉलेज में काफी तादाद के लड़के और लड़कियां थी, जिनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुझसे नजर चुराने पर मजबूर हो जाते थे। ज्यादातर लड़कियां खुले जहन की थी। जब वो लड़कों के बारे में बातें करती थी और उनके हाथों में हाथ डालकर घूमती थी तो ये देखकर मेरे जज्बात भी उभरने लगते थे और मैं भी उन्हें देखकर सोचती थी कि देखने में तो वो बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की थी, मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझसे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैंने किसी को घास नहीं डाली थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे उसके मामले में आजादी नहीं दी थी। उन लड़कियों का लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में ये बात आम थी, मगर उसके बावजूद मेरे माँ बाप ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मेरा बुरी तरह से आशिक था। वो मेरे आगे पीछे फिरता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था, मगर मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखती थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफी दिनों से मुझे बुखार था और मैं कॉलेज में नहीं जा सकी थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का मेरे घर तक चला आया तो ये बात मेरे माँ बाप को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझे कहने लगा कि मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। जब मैंने उससे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली गई। और वो लड़का रोज मेरे घर के पास घूमता था और मुझसे बात करने की कोशिश करता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहां गई तो उसने फिर से मुझे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे उस हालत में देखा तो एकदम गुस्से में आ गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे लेकर घर आ गए। घर जाकर पापा ने भी मुझे एक दो थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी कर दी। और आज मैं सास के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, जबकि मेरे शोहर उस हद तक मुझे प्यार नहीं कर पाते थे। और तभी मैं ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने शोहर से वही चीज इस्तेमाल करवाऊं और यही देखने के लिए उस दिन उनके कमरे में छुप गई थी। और जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे हैरान और परेशान कर गया था। कितनी देर तक मैं बेयकीनी से उन दोनों की तरफ देखती रही और फिर बेखुदी के आलम में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वो सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नजर से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं उनके कमरे में मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे, जबकि वो आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और उसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। न जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं काफी देर तक अपने जिस्म को साफ करने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे शोहर परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद को जल्दी काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है? मेरा शोहर कहने लगा, न जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रात तक बिल्कुल ठीक था, आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरा शोहर जब पहली रात को गया था तब उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत खराब होना, मुझे उन सब चीजों में एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो आदमी वो था जो मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज्यादा आ रही है तो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। लेकिन मैंने अपना सर नाम ही हिला दिया और आंखें बंद करके अपना सर अपने शोहर के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी। काफी दिन हो गए थे, मुझे अपने माँ बाप की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अपनी सहेलियां, अपना घर, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहा था। अगले दिन भी मेरे शोहर घर पर नहीं थे और अब फिर से मेरा इरादा था कि मैं अपनी सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाजा हो गया था, तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर
अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें ऐसे गुस्से में देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा, माँ जी, आपका आखिर किस बात पर एतराज है? जब ससुर जी और मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है तो आप मुझे इस बात से क्यों रोक रही हैं? उसी दौरान मेरे ससुर भी वहाँ पर आ गए और जब हम दोनों को ये बात करते हुए देखा तो वो हमारे पास आकर खड़े हो गए और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्जों में कहा कि माँ जी मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। ये सुनते ही मेरे ससुर को बहुत गुस्सा आया और वो सुर्ख चेहरे के साथ ही उन्हें देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए, उसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों पर, और तुम मुझसे मना कर रही हो। तुम ये काम खुद तो नहीं कर सकती, तुम उसे तो करने दे सकती हो। ससुर जी ये कहकर वापस कमरे में चले गए। ससुर जी के जाने के बाद मेरी सास कहने लगी, अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ कर देगी तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे और बर्दाश्त करना मेरे लिए फिर नामुमकिन हो जाता। मुझे अंदाजा था कि मेरे शोहर एक शक्की मिजाज इंसान थे। उनके जहन में जब कोई बात आ जाती थी तो उसको निकालना आसान नहीं था। मुझे आज भी वो दिन याद था जब शुरू के दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वो मुझसे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरी सास ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं क्या करती? वो तो अपनी माँ की ही सुनेंगे, उन्हें ही सच्चा कहेंगे वो। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूं और उनके साथ मिलकर रहूंगी और उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी ताकि वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश न करे। यह सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून हासिल करूं, मगर फिर जब अपनी सास का रवैया याद करती हूँ तो मैं चुप कर जाती। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखते हुए बोले कि तुम तो आज मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक तुम आई क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर तक खामोश नजरों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो, उसके डर की वजह से मना कर रही हो। फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने उसे समझा दिया है, अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई थी। तभी फिर मैं उनके कमरे में आ गई और वो दोनों ये काम कर रहे थे। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो हाँफना शुरू हो गई थी और मेरे ससुर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? दिन ब दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी और जल्द ही तुम थक जाती हो। फौरन से यहाँ पर आओ और अब अगर तुम अपनी जगह पर नहीं बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई थी। काफी देर तक हम उसी काम में फंसे रहे। कुछ देर बाद मेरी सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बस हो गई है, अब मुझमें और हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों ही ये काम करते रहे और फिर काफी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी और मैं सोचने लगी कि आज तो मुझे कल से ज्यादा सुकून हासिल हुआ है। आज मेरे शोहर को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने, अच्छा सा मेकअप किया और अच्छे से परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। कॉल आई कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वही रहेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी कि मैंने तो उनके लिए इतनी तैयारियां की थी, आज रात के लिए क्या क्या सोच लिया था, पर वो घर पे नहीं आएंगे। मैं यही सोच रही थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उनकी जब नजर मेरी इस हुलिये पर पड़ी तो वो अजीब अंदाज में मुझे देखने लगे और कहने लगे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई थी। तभी वो कहने लगे कि तुम फौरन मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों वो सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज ही ये काम करूँ। अगले दिन मेरे शोहर भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताबियां, अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे कि वो मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गई थी कि आखिर उन्हें मेरा एहसास हो गया और मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उनके बाजुओं पर सर रख दिया और फिर अच्छी नींद में सो गई थी। अब मैं रोज अपने शोहर के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम उसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शोहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ गई थी तुम? मैंने कहा कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में गई थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए कि तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी। वो शक्की नजरों से मुझे देखने लगे। मैं ये कहने लगी कि उनके साथ मुझे काम था इसलिए गई थी। वो चुप रह गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शोहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ के पास। मैंने कुछ ना कहा और वहाँ से जाने लगी तो अदनान ने मुझे खींचकर बेड पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। अदनान को इतने गुस्से में देखकर मैं डर गई और डर के मारे में बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ससुर जी थे। ससुर जी को अदनान से काम था इसलिए अदनान ससुर जी के साथ चले गए तो मैंने ठंडी आह भरी। एक रात जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद अदनान सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए ससुर के कमरे में आ गए और ये सब करते देखकर बहुत हैरान हो गए। जब उसने हमें पैर पर खड़े होकर योगा करते हुए देखा तो उनकी चीखें निकल गई और कहने लगे कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी मेरी सास ने अपना दूसरा पैर जमीन पर रख दिया और सोफे पर बैठते हुए बोली, काफी
दिनों से तुम्हारे बाबा ये योगा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह एक पैर पर खड़े रहकर योगा करने से जिस्म बहुत अच्छा होता है और इंसान को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाबा तो न जाने कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं। ये देखकर मेरे शोहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा और कहने लगी कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी काम को करते हुए नहीं थकती। ये बात उन्होंने खुशी वाले अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई और फिर उसके बाद मेरे शोहर भी हमारे साथ उस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोजाना ऐसे ही